तो क्या हाल है दोस्तों। मैं अंकुश कोहली आज आपके लिए सोर्सेज एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पर वीडियो लाया हूँ। कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे हिंदू लॉ की डेवलपमेंट हुई, सोर्सेज क्या थे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको स्टडी करेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर मैं सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फैमिली लॉ और जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर्स कवर कर चुका हूँ। अगर आपको वो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी जूरिस्प्रूडेंस की। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। तो स्टार्टिंग करते हैं सोर्सेस की। कहाँ से स्टार्टिंग हुई? स्टार्टिंग होती है श्रुति से, जहाँ से पहले कोई भी रिटन सोर्स मटेरियल ही नहीं था, कि कहीं पे हम देख ही नहीं सकते। ऑथरलेस ये स्टार्ट हुई, ऑथरलेस कोई ऑथर नहीं था इनका। कैसे ये ओरली ड्राइव हुई जनरेशन टू जनरेशन और संभाल के रखी गई, उसमें कई इम्प्रूवमेंट्स आए। फिर उसके बाद आती हैं समृतिस। समृतिस भी बहुत तरह की लिखी गई, पर तीन मेन समृतिस जो हम पढ़ेंगे वो है मनु समृति, यजमनक्या समृति, नारद समृति। देन आफ्टर कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आए। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट दो हिस्सों में बांटे गए, मिताक्षरा एंड दयाभागा। ब्रिटिशर्स के साथ जुडिशियल डिसीजंस एंड लेजिस्लेशन। जुडिशियल डिसीजंस में प्रेसिडेंट्स भी आते हैं, जैसे कि पुराने जजमेंट में क्या बताया गया उसके बेसिस पे हम नई जजमेंट दें। कस्टम्स जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। अब हम स्टार्टिंग से इन्हें समझेंगे, कनेक्शन देखेंगे इनका, कैसे ये डेवलपमेंट होती गई लॉ की। तो स्टार्ट करते हैं हम श्रुति से। श्रुति, श्रु मीन्स टू हियर, जो हमें सुन के प्राप्त होती है। ये कोई रिटन मटेरियल नहीं था। सेजेस अपनी फैमिली को ओरली बताते थे कि इस पाथ पर चलना है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, ये धर्म थे। धर्म के पाथ पर चलना था, हमें पहले ये बताया जाता था। तो श्रुति चार पार्ट्स में डिवाइड की गई, चार वेदों में डिवाइड की गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो ऋग्वेद था वो एक ट्री, आप अगर ट्री समझे तो ऋग्वेद एक ट्री है और उसकी ब्रांचेस है यजुर्वेद और सामवेद। उसके बाद पहले तो तीन ही तरह के वेद्स होते थे, आफ्टरवर्ड अथर्ववेद ऐड किया गया। वेद जो हमें बताते हैं, वेद बताते हैं हिंदू सोसाइटी के बारे में, पेट्रियार्चल फैमिली, पेरेंट फैमिली के बारे में। ये बताते हैं कि एक ओल्डर मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, जिसके पास सारी पावर होती है। उसे हम गृहपति कहते हैं, गृहपति, जिसके पास सारी पावर है रूल करने की, कि घर को कैसे चलाया जाएगा, कैसे क्या क्या किया जाएगा। तो आज भी हमारी फैमिली में देखा जाए तो मेन पावर हमारे पेट्रियार्चल मीन्स अपने हमारे डैड के पास होती है, फादर के पास होती है। तो ऐसे ही बताया जाता था कि हिंदू सोसाइटी में सबसे पहले जो स्मृति श्रुतिस में बताया गया है, तो मेन पावर जो होती थी वो गृहपति मीन्स मेल हेड के पास होती थी। तो अब हम पढ़ते हैं स्मृतिस के बारे में। स्मृतिस विच इज़ रिमेंबर्ड, ये सेकंड सोर्स है हिंदू लॉ का। उसके बाद डराइव हुई कि श्रुति से पढ़ने के बाद ऑथर्स ने उसे देखा, उसके बाद उसमें कई चीज़ें, कई इन्वेंशंस, कई उसमें चेंजेस लाए गए। देन उसके बाद श्रुतिस जो होती थी वो ऑथरलेस होती थी, पर जो स्मृतिस थी उनके ऑथर से। और तीन तरह की हम मेन स्मृतिस पढ़ेंगे, मनु स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति। मनु स्मृति में हम पढ़ेंगे, मनु स्मृति लिखी गई थी मनु जी के द्वारा। इन्होंने बताया था, इन्होंने ब्राह्मण्स को पावर दी थी, एक एमिनेंट पोजीशन दी थी सोसाइटी में। पर इन्होंने मनुस्मृति में वुमेन्स के कोई राइट नहीं थे, शूद्र के कोई राइट नहीं थे। यजुवनक्य स्मृति में इसे ये तब की थी जब बुद्धा एंड विक्रमादित्य के पीरियड के टाइम की थी यजुवनक्य स्मृति। उसमें कई राइट्स दिए गए वुमेन्स को, प्रॉपर्टी होल्ड करने का, इनहेरिट करने का राइट, ये सब राइट्स मिले, बेटर स्टेटस मिला शूद्र को। उसके बाद नारद स्मृति है। नारद स्मृति में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दी गई, विडो रीमैरिज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले विडो रीमैरिज कहीं पे भी लिखा नहीं गया था कि विडो रीमैरिज मतलब मीन्स ये एक टैबू माना जाता था, एक गलत चीज़ मानी जाती थी कि जो भी है। उसके बाद नारद स्मृति में बताया गया, विडो रीमैरिज के कंसेप्ट लाया गया, वुमेन होल्डिंग प्रॉपर्टी का राइट लाया गया। और जो इस टाइम पे बहुत आफ्टर कितनी देर बाद आए, प्लीडिंग एंड एविडेंस का कंसेप्ट, वो भी नारद स्मृति में दिया गया था बहुत पहले से ही। तो ये था स्मृतिस में। अब हम चलते हैं कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए, मिताक्षरा एंड दयाभागा। मिताक्षरा एंड अ ब्रीफ कंपेंडियम। कंपेंडियम होता है कलेक्शन, डिटेल इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। मिताक्षरा इस एक चीज़ के बारे में बताता है। ये विजयनेश्वरा ने बताई थी, लिखी गई थी ऑन विजयनक्य स्मृति। ये लिखी गई थी हाफ ऑफ 11th सेंचुरी में। दयाभागा थी वो जिन उत्वाना ने लिखी थी हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में। कमेंट्रीज, ये कमेंट्री श्रुति स्मृति नहीं थी, ये डाइजेस्ट थी ऑल कोड्स का। जितने भी कोड्स थे ना उनका डाइजेस्ट था ये।
अभी हम मिताक्षरा एंड दया भागा में थोड़ा जान लें इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी हमें पूछा जाता है। जो इनहेरिटेंस का राइट था वो मेनली एग्नेट्स को दिया जाता था, फीमेल्स को एक्सक्लूड किया जाता था, नियरेस्ट ब्लड रिलेशन को प्रायोरिटी दी जाती थी। उसके बाद सन ग्रैंडसन ग्रेट ग्रैंडसन इनके पास राइट होता था ओवर अ प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ, राइट ओवर अ प्रॉपर्टी फ्रॉम बर्थ। सन हैज़ राइट टू पार्टीशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वाइवरशिप, सर्वाइविंग को-पार्टनर टेक द शेयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ को-पार्टनर, ये मिताक्षरा में बताया जाता है। दया भागा में क्या बताया जाता है? दया भागा एग्नेट्स को टोटली रिजेक्ट करता था, प्रेफरेंस उनकी कॉग्नेट्स को भी दी जाती थी। Whoever confirms more spiritual benefit deceased is a preferred. Second point, no such rights, son, grandson, great grandson, until father is alive. He is the master of the property and can dispose it of his pleasure. No right to the partition during the lifetime of the father. If the co-partner dies issueless, without child, his widow has or a right to succeed to his share and enforce a partition on his account. ये मिताक्षरा और दया भागा में कहा गया था। अब हम चलते हैं स्कूल्स। जो स्कूल्स डिवाइड किए गए, पहले तो 5 स्कूल्स आए, मिथिली स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़न स्कूल, महाराष्ट्र स्कूल एंड बंगाल स्कूल। जो पहले 4 स्कूल थे वो मिताक्षरा के साथ डील करते थे, मिथिली स्कूल, बनारस स्कूल, द्रविड़न स्कूल एंड महाराष्ट्र स्कूल, ये मिताक्षरा के साथ डील करते थे। और एक अकेला ऐसा था बंगाल स्कूल जो दया भागा के साथ डील करता था। उसके बाद जुडिशियल डिसीजंस आए ब्रिटिशर्स के साथ। जुडिशियल डिसीजंस मीन्स वहाँ के तभी जजेस जो थे ब्रिटिशर्स के, वो पहले जब कोई भी केस आता था वो ब्राह्मण्स को पूछते थे वेदों में क्या लिखा गया है, उसके ऊपर बेसिस जजमेंट देते थे। उसके बाद जब वो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स देन आफ्टरवर्ड सेम केस आए तो वो पुराने जजमेंट्स को देख के नए जजमेंट देते थे। देन आफ्टरवर्ड लेजिस्लेशन आई, क्योंकि डाइवर्स सोसाइटी थी, कई प्रैक्टिसेस होती थी, कंफ्यूज होता था कि मैं इस लॉ से चल रहा हूँ, मेरे कस्टम्स ये कहते हैं ऐसा करना पाप नहीं है, वैसा करना पाप नहीं है, ऐसा मतलब वो कर सकते थे। उसके बाद लेजिस्लेशन आई, एक यूनिफॉर्म कोड, ताकि इजी हो सके सबको एक पोजीशन में देखना, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड हो सके। लेजिस्लेशन एक कॉन्क्रीट, इजी एक्सेसिबल, असर्टेनेबल एंड हैविंग अथॉरिटी। जो लेजिस्लेशन आई थी वो कैसी लेजिस्लेशन थी? वो रिफॉर्मेटिव, ताकि ऐसे नहीं कि हम हिंदूज़ के लिए ये लॉ बना दें, मुस्लिम्स के लिए ये लॉ बना दें, फिर वो झगड़ा होता रहे, कुछ ऐसे नहीं। रिफॉर्मेटिव चेंजेस के लिए जो लेजिस्लेशन आई थी, हिंदू विडो रीमैरिज, हिंदू विल्स एक्ट, जो उसमें मिसिंग्स था उनके लिए लेजिस्लेशन आई गई। जो विल्स थी वो फिल करता था गैप, कि तभी विल्स के लिए कुछ भी नहीं, कोई रास्ता नहीं था, मीन्स विल्स का तभी कुछ नामो निशान नहीं था, जिसका निशान उसके बाद हिंदू विल्स एक्ट में लाया गया। स्पेशल मैरिज एक्ट में बताया गया इंटर रिलीजियस एंड इंटर कास्ट मैरिज भी कर सकते हैं, जो पहले एकदम रोका जाता था, जिस पे रोक थी। तो उसके बाद इसके बाद इस एक्ट के बाद ये मैरिजेस भी स्टार्ट हो गई। देन आफ्टरवर्ड आता है मॉडर्न लेजिस्लेशन। मॉडर्न लेजिस्लेशन कैसे आगे हमें से डेवलपमेंट होती है? देखो, पहले तो आई श्रुतिस, फिर स्मृतिस। श्रुतिस में 4 वेद थे, स्मृतिस में आए 3 मेन, हम 3 पढ़े, मनु स्मृति, यजुर्वेद स्मृति एंड नारद स्मृति। डेवलपमेंट हुई, कई राइट्स दिए गए वुमेन्स को। उसके बाद आती कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, जिसमें कमेंट्रीज में वो 2 में डिवाइड की, मिताक्षरा एंड दया भागा। मिताक्षरा में सिर्फ अग्नेट्स को मिलते थे, उसके बाद दया भागा में कॉग्नेट्स को मिलने लग गए। मिताक्षरा में सन, ग्रैंडसन एंड ग्रेट ग्रैंडसन के पास पहले से ही बर्थ में ही राइट होता था प्रॉपर्टी का। उसके बाद दया भागा में बताया गया कि नहीं, जब तक फादर इज लिविंग ही विल नॉट हैविंग अ राइट ऑफ दिस प्रॉपर्टी। पार्टीशन का राइट भी फादर जब तक जिंदा है तब पार्टीशन का राइट भी नहीं दिया जाता था दया भागा में। तब मॉडर्न लेजिस्लेशन पर आते हैं, कैसे डेवलपमेंट होती जा रही है। अब इसमें हम पढ़ते हैं 1944 में हिंदू लॉ कमेटी बनी। उस कमेटी के चेयरमैन थे श्री बेंगाल नारसिंह राव। इनका मेन पर्पस था यूनिफॉर्म कोड लाना हिंदूज़ के लिए। ये इन्होंने ड्राफ्ट कोड को डेवलप किया था 1948 में, एक ड्राफ्ट कोड जिसमें बताया गया कि ये लॉज होने चाहिए हिंदू के लिए, ताकि उनकी डेवलपमेंट हो, वो ऐसे ही नहीं पुराने पुराने चीज़ों पर अटके रहें। तो तभी ये न्यू कोड आया। लोगों ने कहा ये अटैक है हमारे सेक्रेड लॉ पर। तो हम देखें यहाँ से कैसे धीरे-धीरे डेवलपमेंट हो रही है, पर आजकल के लोग कहते हैं उनको कुछ भी पास्ट का पता नहीं कैसे डेवलपमेंट हुई। तो वो कहते हैं सेक्रेड लॉ पर हमारे अटैक है, जिस कारण से अम्बेडकर ने तभी जवाहरलाल नेहरू ने ये आइडिया को ड्रॉप करने के बारे में भी सोचा।
अंबेडकर जी ने जिसके बाद रेजिग्नेशन दे दिया 1951 में, पर ये कोड बनकर रहा, 4 पार्ट्स में डिवाइड होकर बना। हिंदू मैरिज एक्ट जो इस टाइम पे भी एप्लीकेबल है 1955 वाला, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये मॉडर्नाइज करता है एप्लीकेबिलिटी हिंदूज़ की, ये फंडामेंटल फ्रेमवर्क देता है कि ऐसे चला जाएगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हिंदू का, कि ये प्रॉपर्टी ऐसे डिवाइड की जाएगी सक्सेशन में, मैरिज ऐसे होगी, सेरेमनीज परफॉर्म होगी तो वो मैरिज वैलिड मानी जाएगी, नहीं तो वॉइड होगी। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, क्या क्या प्रोसीजर है अडॉप्शन के, कौन अडॉप्शन में ले सकता है एक चाइल्ड को, क्या नहीं ले सकता, ये सब कुछ बताया गया। ये सब कुछ एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया गया हिंदू को, वो पुराने वेदों से लेके, वो श्रुति स्मृति से लेके, वो कमेंट्रीज से लेके, और वो लेजिस्लेशन के द्वारा एक अच्छी तरह तैयार किया गया स्ट्रक्चर दे दिया गया। पर तब भी लोग कहते थे कि ये सेक्रेड लॉ पर अटैक है। देन कस्टम्स आए, कस्टम्स जो बहुत पहले से चलते आ रहे थे, कस्टम्स कस्टम्स हम फॉलो करते हैं, ये कोई भी अप्रायर नॉलेज पर बेस्ड है, ये हमें जैसे कि पता है कि ऐसा ही करना है, जो हमें बिना एक्सपीरियंस के गेन हो जा सकती है। कस्टम्स लॉ कब बनते हैं? कस्टम्स लॉस तब बनते हैं जब वो एशियंट हो, पहले तो पुराने हो, रीजनेबल हो, एकदम रीजनेबल मीन्स किसी को हार्म ना करते हो, यूनिफॉर्म हो, ऑब्लिगेशन एंड ऑब्जर्व कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी रही हो विदाउट एनी इंटरप्शन, शुड नॉट बी इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, इमोरल नहीं होने चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होने चाहिए, तब वो कस्टम्स लॉ बन जाते हैं। अभी क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, हमने सोर्सेस क्या थे हिंदू लॉ के, श्रुतिस थी, स्मृतिस थी, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट, कस्टम्स, रूल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें।